Hello friends, welcome back to your channel Accounts Guru. Myself Dr. Vikas Vijay, author of Together with Accountancy and Business Studies. मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में करने वाले हैं हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज राइट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, बट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम लेंगे आपका MCQ और साथ साथ में हम देखेंगे वो MCQ हमारी NCERT बुक से कौन से पेज से उठा के हमने उसको डेवलप किया है। यानी आपको साथ साथ NCERT बुक भी पढ़ाएंगे और साथ साथ हम MCQ भी कराएंगे, यानी दोनों तैयारी एक साथ चलेगी। और बाद में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी वर्कशीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना ताकि वहाँ पे वो कंटेंट आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज एज मच एज अ हॉस्पिटल और अ स्कूल। व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया, USA, Germany or Japan is the same. How they do it may be quite different. This difference is due to the difference in culture, tradition and history. Identify the characteristics of management highlighted above. तो मैं हमेशा कहता हूँ पहले क्वेश्चन को नीचे पढ़ लो फिर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ो। तो नीचे पढ़ने से पता लग गया कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। तो क्या ये मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, ऑप्शन ए। क्या ये बी है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, या फिर ये सी है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, या मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। तो सोच के बताइए क्या है आपका राइट आंसर। और राइट आंसर पहले आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, फिर मैच करेंगे आपके आंसर के साथ क्या है। और NCERT में कहाँ से क्वेश्चन डेवलप किया गया वो भी मैं आपके अभी शो करता हूँ। तो बताइए क्या है इसका आंसर। कितनों को लग रहा है डायनेमिक, क्या डायनेमिक वाली बातें लग रही हैं, क्या लग रहा है मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क ऑपरेशन पीपल लग रहा है, ऑल परवेसिव लग रहा है, हर जगह एप्लीकेबल है, या लग रहा है गोल ओरिएंटेड। तो आप कहेंगे सर आपकी बात सुन के लग तो रहा है आंसर बी। तो चेक करते हैं आंसर बी है क्या। यस, द आंसर इज बी। तो अब बढ़ते हैं हम लोग NCERT की तरफ। कहाँ ये वाकई NCERT में ये पैराग्राफ लिखा है क्या, चलो वो चेक करते हैं। एंड यस, हम देख सकते हैं यहाँ मैंने पैराग्राफ आपको दिया है, यहीं से मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। तो ये जो आंसर है सेम टू सेम लाइन हमने लेके आपको वहाँ क्वेश्चन डेवलप कर दिया। ऐसा होने वाला है आपका CBSE में, ऐसा होने वाला है CUT के अंदर। तो कितनी बढ़िया तैयारी होगी। आप सोचिए कि आप NCERT बुक लेके बैठिए, मेरे साथ क्वेश्चन समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए और अपनी NCERT बुक में पेंसिल से मार्क कर दीजिए, यानी पूरा का पूरा आपका कंटेंट इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो है ना यूनिक तरीका। तो अगर इस जर्नी के लिए आप तैयार हैं मेरे साथ तो डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल अकाउंट्स गुरु, ताकि और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि अगली वीडियो आप ना मिस करें। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जब हम बोलते हैं ना कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, तो प्रोसेस का मतलब फंक्शन। तो यहाँ पे हम फंक्शन आपको बताते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पोस्ट सी। यहाँ पे बताइए चारों में से कौन सा नहीं है। तो आप कहेंगे सर ए तो प्लानिंग दिख रहा है, ओ से ऑर्गेनाइजिंग यहाँ नहीं है, चलो कोई बात नहीं। स्टाफिंग बिल्कुल सब बी दिख रहा है और कंट्रोलिंग बिल्कुल दिख रहा है। ये सर सी जो है ना ये अटपटा लग रहा है, तो डेफिनेटली सी नहीं होगा आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इज व्हाट, सी, कि सी फंक्शन नहीं है। चेक करते हैं आंसर। यस, बिल्कुल सही आंसर, सी इज द राइट आंसर। इन अ फैक्ट्री अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, इन अ गारमेंट स्टोर अ कस्टमर्स नीड इज satisfied, and in a hospital a patient is treated. Management translates this work in terms of goals to be achieved and assigns the means to achieve it. Identify the dimension of management highlighted above. अब आपको बताना है कौन सा मैनेजमेंट का यहाँ पर एक डायमेंशन यहाँ पर आपको दिख रहा है। क्या वो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है, क्या वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, क्या वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, या मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल है। तो यहाँ देखेंगे सब में एक काम हो रहा है। फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहा है, गारमेंट स्टोर में कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो मेन अगर देखेंगे तो यहाँ बात हो रही है वर्क की, यानी काम को मैनेज किया जा रहा है। तो हम जानते हैं लोगों को मैनेज करते हैं, काम को मैनेज करते हैं, या फिर ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क। देखते हैं क्या है राइट आंसर, लेट मी सी। एंड यस, द राइट आंसर इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब देखते हैं NCERT बुक में, क्या NCERT बुक में सेम लाइन गिवन है या नहीं। बिल्कुल सही, देख लीजिए यहाँ पर NCERT में यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ वर्क है साफ साफ लिखा गया। इन अ फैक्ट्री अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, इन अ गारमेंट स्टोर अ कस्टमर नीड इज सेटिस्फाइड, इन अ हॉस्पिटल अ पेशेंट इज ट्रीटेड। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया क्या कि ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, यानी वर्क को मैनेज कर रहे हैं। तो राइट आंसर जो था हमारा, बिल्कुल हमने सही आंसर दिया, वो आंसर था मैनेजमेंट ऑफ वर्क। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और इस क्वेश्चन में साफ साफ जो भी थर्ड क्वेश्चन किया, जो बताया था वर्ड प्रोसेस, ये वही आ गया। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स इज नोन एज व्हाट। क्या वो इफेक्टिवनेस है, क्या वो एफिशिएंसी है, क्या वो मैनेजमेंट है या प्लानिंग है। इफेक्टिवनेस में कोई भी टाइम बाउंड की बात नहीं कही गई है कि यहाँ कोई टाइम से काम को पूरा गया। एफिशिएंसी में कोई कॉस्ट की बात नहीं कही। प्लानिंग में कोई यहाँ प्लानिंग जैसा नहीं चल रहा, तो वो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ राइट आंसर होना चाहिए सी, और चेक करते हैं। येस, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. It involves leading, influencing and motivating the employees to perform the assigned task. Highlighted one of the functions of management identified. अब इसमें से देखिए बताइए कि जो हमारे फंक्शंस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कौन सा लगता है कि जो इन्वॉल्व करता है लीड करना टीम को,
अपने मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करना और साथ ही मोटिवेट करना अपने एम्प्लॉयज़ को टू परफॉर्म दी असाइन टास्क, जो टास्क दिया गया है उनको मोटिवेट करना कि वो कंप्लीट करें। तो क्या वो स्टाफिंग का काम है, ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी प्लानिंग है, या ऑप्शन सी डायरेक्टिंग है, या कंट्रोलिंग है। तो आप कहेंगे सर यहाँ स्टाफिंग का तो कोई नहीं मतलब निकल रहा, क्योंकि यहाँ वर्ड है मोटिवेशन, और मोटिवेशन किसका पार्ट है, सीधा सीधा आपको पता है डायरेक्टिंग का। तो हमारे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, सी। एंड लेट्स सी द राइट आंसर। यस, द राइट आंसर इज व्हाट, सी। अब चलते हैं एनसीईआरटी में, उसका एनसीईआरटी का आंसर गिवन है पेज नंबर 20 पे। एंड यस, आप कहेंगे सर बिल्कुल स्टार्ट होते ही पहली 3 लाइनों में हमें तो आंसर मिल गया। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो तरीका मैंने अडॉप्ट किया बहुत ही डिफरेंट तरीके से किया, ताकि यहाँ पर आपका केस बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, आपका मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन, सीक्वेंस वाले, सब कुछ हो जाएगा सीबीएसई प्लस सीयूटी का। तो अगर ये एफर्ट अच्छे लगेंगे तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है रिसोर्सेज को गैदर करना और आप तक पहुंचाना, बिकॉज एवरीथिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। तो यहाँ पे आंसर सीधा सीधा निकल गया, और ये तो हम अलग से चैप्टर्स पढ़ेंगे भी, तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमारा आंसर निकल चुका है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, it has some basic product or service to provide in order to survive. This requires a production process which entails the flow of input material and the technology for transforming this input into the desired output for consumption. यानी कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका कोई ना कोई एक प्रोडक्ट या सर्विस होगा जिसको वो बनाता है या प्रोवाइड करता है अपने जीविका के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। दिस रिक्वायर अ प्रोडक्शन प्रोसेस, के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस चाहिए विच एंटेल्स, यानी विच रिक्वायर्ड द फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल, इनपुट आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे, वो आउटपुट जो डिजायर्ड आउटपुट है कंजम्पशन के लिए। क्या लगता है यहाँ पे ऑपरेशन की बात हो रही है, पीपल की, वर्क की, और मटेरियल की? कई लोगों को लगता है सर ये मटेरियल की बात है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है इनपुट मटेरियल, बट ऐसा नहीं है। कई लोगों को लगेगा सर लोग काम करते हैं, पीपल है तो शायद मैनेजमेंट ऑफ पीपल करके होगा, ये भी नहीं है, बिकॉज ये बड़ा है, उससे भी बहुत बड़ी चीज़ है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क है। बिकॉज हम सब जानते हैं कि एक मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, इनको इंटरलिंक करने के लिए बनाया जाता है व्हाट, एक ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। यानी एक ऑपरेशन हमें फॉर्म करना पड़ता है जहाँ पर इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग सम प्रोडक्शन प्रोसेस या सम टेक्नोलॉजी। तो आंसर हमारा होना चाहिए ए। चेक करते हैं आंसर ए है क्या, एंड यस द आंसर इज ए। लेट्स मूव टू द एनसीईआरटी पेज 7, कहाँ पर है ये क्वेश्चन, एंड यस द आंसर इज हेयर, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। साफ साफ यहाँ लिखा गया है क्या, नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज सम बेसिक product or service to provide in order to survive. This require a production process which entails the flow of input material and technology. सेम टू सेम लाइन हमने उठाई और आपको क्वेश्चन बना के दे दिया। यहाँ पर एक वर्ड जरूर है इंटरलिंक, जो आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं भी केस स्टडीज में आ जाता है तो ये वर्ड आपको हेल्प करेंगे क्रैक करने के लिए कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, इट इज इंटरलिंकिंग ऑफ व्हाट, बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो राइट आंसर इज व्हाट, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाइलाइट्स व्हिच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगेन पोस्ट सी में से आप बताइए कौन सा इसमें से है। ऑर्गेनाइजिंग, ऐसा कुछ नहीं है, एडवांस में डिसाइड नहीं करना पड़ता, वो तो बाद में होता है, ऑर्गेनाइज करना है डिसाइड करने के बाद। डायरेक्टिंग, यहाँ पे कोई भी ऐसा डायरेक्टिंग की बात दिखाई नहीं दे रही, कोई मोटिवेशन की या कम्युनिकेशन की, है ना। तो कंट्रोलिंग बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी हम मेजरमेंट नहीं कर रहे कोई बेंचमार्क के साथ। तो यहाँ पर बात है प्लानिंग की, तो राइट आंसर शुड बी प्लानिंग, एंड लेट्स सी द आंसर वेदर इट्स प्लानिंग, एंड यस द राइट आंसर इज प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी अगेन एनसीईआरटी से एज इट इज लिया गया है पेज नंबर 8 से। तो देखेंगे कहाँ का है ये क्वेश्चन। Every member of the group has a different purpose for joining the organization, but as members of the organization, they work towards fulfilling the common organization goal. This requires teamwork and coordination of individual effort in a common direction. Identify the characteristics of management highlighted above. तो ये पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है? क्योंकि कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि गोल ओरिएंटेड है या ग्रुप एक्टिविटी है। तो देखते हैं आप क्या डिसाइड करते हैं। बी ऑप्शन, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, या फिर सी मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, या फिर इट्स अ डायनामिक फंक्शन। तो सोच के बताइए। मुझे पता है कन्फ्यूजन हमेशा होती है और मोस्टली बच्चे यहाँ आके गलती कर देते हैं कि इसको गोल ओरिएंटेड लिखते हैं या इसको ग्रुप एक्टिविटी, क्या लिखें। तो यहाँ पर है एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज़ अ डिफरेंट पर्पस, हर एक का अलग मकसद है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम ज्वाइन करते हैं, बट एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब ये बात आ गई कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल, तो लग रहा है गोल ओरिएंटेड बिल्कुल। और यहाँ पर है एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप, तो ग्रुप एक्टिविटी भी है। तो बहुत ही थिन लेयर है, और ये पेज 8 पे जाएंगे तो मैं आपको स्पेसिफिकली दिखाऊंगा। बट आपका आंसर क्या, चैट बॉक्स में अगर लिख सकते हैं तो प्लीज़ जल्दी लिख दीजिए, क्योंकि आपको
आंसर लिखने के बाद अगर सही या गलत कुछ भी सिचुएशन हो, ये सबकॉन्शियस माइंड में रिटेन कर जाएगा और ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, CBSE CUT दोनों के लिए, ठीक है जी, और भी अदर स्टेट बोर्ड्स के लिए। तो बताइए क्या है इसका आंसर। तो आप देखते हैं क्या आंसर, ग्रुप एक्टिविटी। जितने बच्चों ने गोल ओरिएंटेड लिखा था, प्लीज़ बच्चे अब आपका ये एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा क्योंकि आपने लर्निंग ले ली है। यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दिया गया था कि एवरी ग्रुप मेंबर, तो यहाँ पर हर एक का मकसद अलग अलग होता है बट सब मिलके कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये NCERT में कहाँ लिखा गया है, चलिए देखते हैं। साफ साफ यहाँ लिखा गया है एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज़ अ डिफरेंट पर्पस फॉर जॉइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, बट एज मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टूवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। दिस रिक्वायर टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन। तो बात आती है यहाँ पे ग्रुप की। अगर गोल होता तो डेफिनेटली वो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गोल की बात करते हैं। ये सारी बातें जो हैं वो सिर्फ ग्रुप के बारे में स्पेसिफिकली कहा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैच द फॉलोइंग, जो कि आपके CBSE स्टेट बोर्ड और हमारा CUT में आता है। इस बार भी क्वेश्चन आए मैच द फॉलोइंग के। तो बताइए यहाँ पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग, यानी पाँचों के पाँचों फंक्शन गिवन है मैनेजमेंट के और उनका एक एक एग्जाम्पल आपको गिवन है, बस आपने मैच करना है। तो थोड़ा सा 5-10 सेकेंड लगाइए, सोचिए प्लानिंग के साथ कौन सा ABCDE में से मैच कर रहा है, या कंट्रोलिंग जो 5 पॉइंट है, 5th पॉइंट है, वो ABCD में से कौन सा कर रहा है, और देख के थोड़ा सा टाइम लगाइए और फिर पॉज कीजिए, आंसर लिखिए, फिर देखते हैं हमारा आंसर A है, B है या C या D। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे लग रहा है कंट्रोलिंग मेरे लिए बहुत इजी रहेगा कि कंट्रोलिंग जो आंसर है वो मेरा A लग रहा है। तो कंट्रोलिंग का देखिए A, क्यों? कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, वी कंफर्म द एक्चुअल रिजल्ट विद द प्लान रिजल्ट, वी कंपेयर जो बेंचमार्क या यार्डस्टिक हमने बनाए हैं, स्टैंडर्ड सेट किए हैं और एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपस में हम कंपेयर करते हैं। तो मुझे सीधा सीधा कंट्रोलिंग का 5 का A बिल्कुल सही लग रहा है। तो देखिए आप सीधा सीधा चारों ऑप्शन में से कौन सा 5th में A आंसर है, तो आप कहेंगे सर आंसर लग रहा है B। बट एकदम से जंप मत कीजिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं। मान लीजिए फर्स्ट को ले लेते हैं, प्लानिंग को। अब बताइए प्लानिंग के अंदर क्या A आंसर हो सकता है, या प्लानिंग के अंदर ब्रिज होता है गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, लग रहा है शायद, या फिर C एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, ऐसा कुछ नहीं है। राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ये तो साफ साफ स्टाफिंग का होता है। तो मैं यहाँ से 3 का देख सकता हूँ स्टाफिंग का, कि 3 का मुझे लग रहा है D। तो देखिए 3rd का D कहाँ कहाँ है, आप कहेंगे सर सिर्फ A और B में। तो मुझे पता लग गया प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से कि या तो A होगा या B होगा। एक और मैच कर जाए तो फिर मुझे एलिमिनेट हो जाएगा। देखते हैं डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है, देखते हैं पांचों में से A हो सकता है, B राइट पीपल राइट जॉब, या E पुटिंग द रिसोर्स इनटू एक्शन, या और कुछ। देखिए बताइए डायरेक्टिंग आपको क्या लग रहा है, कौन सा हो सकता है। तो सर मेरे को तो ना तो 4th का ना तो A लग रहा है, B C D E लग रहा है सही, बिकॉज पुटिंग रिसोर्स इनटू एक्शन, यहाँ पर असली काम होता है। जैसे पिक्चर का डायरेक्टर होता है ना, बोलता है एक्शन, तो वो एक्शन आ गया यहाँ पर, रिसोर्सेज को यूज़ करना है। तो 4th का E है। अब 4th का E किस में, आप कहेंगे सिर्फ B में, तो राइट आंसर इज B। तो मैच करके देख लीजिए आपका मेरा आंसर, क्या B सही आंसर अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही है, और चेक करते हैं, येस राइट आंसर इज B। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन ये NCERT से लिया गया है, पेज नंबर 9 से। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट्स विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट which consists of various social, economic and political factors. In order to be successful, an organization must change itself and its goals according to the needs of the environment. Identify the characteristics of management highlighted above. साफ साफ इसमें से खुशबू आ रही है भैया कि भैया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल है। एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप चेंज होना पड़ेगा। ये चेंज वर्ड से आंसर मिल गया होगा, एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एनवायरनमेंट। तो क्या ये गोल ओरिएंटेड है, गोल की कोई बात नहीं कही है। B ऑप्शन ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप के बारे में दूर दूर तक कुछ नहीं लिखा। मल्टी डायमेंशनल यानी यहाँ लिखा है मैनेजमेंट ऑफ वर्क ऑपरेशन पीपल, वो भी नहीं है। तो बचा क्या, डायनामिक। तो चेक करते हैं हमारा आंसर क्या वो D है, एंड येस ऑफ कोर्स द आंसर इज D। अब देखते हैं क्या ये डायनामिक फंक्शन लिखा है NCERT में उस पेज पे। चल एंड फ्रेंड्स, ये रहा पेज नंबर 9, जहाँ साफ साफ मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन के बारे में वही पैराग्राफ लिया हुआ है जो हम आपसे बात कर रहे थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेक्ट करना होता है विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। सो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, बिल्कुल सही जिन्होंने भी आंसर दिया, वेरी नाइस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का। यहाँ पे आपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को मैच करना उनके रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स के। अभी एक और क्वेश्चन देखा था ना, तो उसी फॉर्म का ये अगला क्वेश्चन है। बताइए पहला, डेवलपिंग, और इस तरह के क्वेश्चन करने से ना पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाता है, कहीं भी डाउट होती है क्लैरिटी मिल जाती है। तो डेवलपिंग अ वे टू अचीव गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, बताइए कहाँ पर होता था गोल्स को अचीव करना
इफेक्टिवली एफिशिएंटली, क्या वो कंट्रोलिंग है, क्या वो प्लानिंग है, क्या वो ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है या डायरेक्टिंग है? आप कहेंगे सर मुझे लग रहा है प्लानिंग। ओके देखते हैं 1 का बी लग रहा है, तो देखते हैं कौन सा है 1 का बी। अरे बाप रे बाप, चारों में 1 का बी, अब तो ये बहुत दुविधा हो गई है। चलिए सेकंड देखते हैं, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, कहाँ पे सही आदमी को सही जॉब पे प्लेस करते हैं? मेरे हिसाब से शायद ये ABCD, क्या ऑर्गेनाइजिंग हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, क्या ये स्टाफिंग? यस, स्टाफिंग में लोगों को हम राइट पर्सन एट द राइट प्लेस पे हम असाइन करते हैं। तो 2 का हो सकता है डी। देखिए 2 का डी कहाँ है? बी और सी में है और डी में भी है। अब 3 ऑप्शन हो गए, ए को काट दीजिए, ये स्ट्राइक ऑफ हो गया। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस हाउ यू शुड सॉल्व द MCQ। थर्ड, इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली एज वेल एज सुपरवाइजिंग एम्प्लॉइज। अब देखिए कहाँ पर कम्युनिकेशन आता है, सुपरवाइजिंग आता है, बताइए कहाँ पे आता है? आप कहेंगे कंट्रोलिंग में बिल्कुल भी नहीं, प्लानिंग में बिल्कुल भी नहीं, ऑर्गेनाइजिंग बिल्कुल भी नहीं, स्टाफिंग बिल्कुल भी नहीं, ये आता है डायरेक्शन के अंदर, डायरेक्टिंग के अंदर। तो यहाँ मुझे लग रहा है थर्ड का होना चाहिए ई, और थर्ड का ई भी अभी तक दोनों में है, बी और सी में। देखिए क्या टफ कंपटीशन चल रहा है, डी हट गया, ए और डी हट चुके हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे डी एलिमिनेट हो गया, बस बी और सी बच गए। एक और करते ही हमें आंसर की क्लैरिटी मिल जाएगी। फोर्थ, एक्टिविटीज़ एंड आउटपुट्स आर क्रिटिकल टू सक्सेस, यानी यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी आउटपुट क्रिटिकल टू सक्सेस है, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो फिफ्थ पे चलते हैं। असाइनिंग ड्यूटीज़, ग्रुपिंग टास्क, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग। यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि जहाँ पे ड्यूटीज़ असाइन की जाती है, टास्क को ग्रुप में डाला जाता है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप दी जाती है, एलोकेटिंग द रिसोर्सेज, ये कहाँ होता है? आप कहेंगे सर ये तो मुझे सी लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्गेनाइजिंग में सब कुछ ये होता है। तो जहाँ फिफ्थ का सी है वो आंसर सही होना चाहिए, और फिफ्थ का सी सिर्फ एक ही जगह है, सी, यानी ऑप्शन सी। तो आपका आंसर सी होना चाहिए। देखते हैं क्या है, और अगर आपका भी आंसर सी है तो थम्स अप नीचे डाल दीजिएगा चैट बॉक्स में, पढ़ लेंगे आप इसको। वाओ ब्यूटीफुल, तो आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और आंसर है इसका बिल्कुल सी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, बिकॉज ये चीज़ हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी चाहिए, तभी वो कामयाब होती है। क्वेश्चन क्या है? मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे दैट ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वे टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान्स, एम्प्लॉइज आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड देयर इज अ ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ chaos। बहुत तरीके से काम चल रहा है। तो बताइए कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है ये मैनेजमेंट का? क्या ये इंटेंजिबल फोर्स है, या ये ग्रुप एक्टिविटी है, या ये मल्टी डायमेंशन है, या ये डायनामिक फंक्शन है? तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, क्या? इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, यानी फेल्ट लिखा है, उससे देख के आप आंसर को डिकोड कर सकते हैं। जैसे अकाउंटेंसी के स्टूडेंट है ना, आप जानते हैं गुडविल को फील कर सकते हैं, तो गुडविल कौन सा एसेट है? आप कहेंगे अरे वाह सर मज़ा आ गया, आंसर आपने बता दिया। तो राइट आंसर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पर? इंटेंजिबल, बिकॉज वो दिखता नहीं है, कैन ओनली फील। जहाँ पर हैप्पीनेस है, एम्प्लॉइज़ हैप्पी, कस्टमर्स हैप्पी, और पूरे आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक सब चीज़ें ऑर्डर के साथ है, कोई क्योस नहीं है, सब चीज़ें प्लान्स के मुताबिक चल रही है, तो वो दिख नहीं रहा, यू कैन ओनली फील। और वो फीलिंग को हम क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल फीलिंग, यानी आंसर शुड बी ए इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं NCERT में और देखते हैं क्या यही लाइंस वहाँ पर मेंशन है। एंड येस, पूरा का पूरा पैराग्राफ ही यही लिया गया था। दिस इज़ द वे द board examination, this is the way your school paper, this is the way the CUT, this is the way the various state board exams are being made। यानी आपको एक एक लाइन पढ़ के जाना है, उसके बेस पे केस बेस क्वेश्चन आ जाएगा, इस तरह का मैच द फॉलोइंग, या फिर कोई भी इस तरह का हॉट क्वेश्चन बन के आ जाएगा। तो आपको NCERT पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, मैनेजमेंट हैज टू अचीव अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव इन ऑल एरियाज कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स इन द गवर्नमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव of any organization should be to utilize the human and material resources to the maximum possible advantage. Identify the objective of management। बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव है? ये NCERT से लिखा है पेज नंबर 9 से। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो सोशल है, क्या वो पर्सनल है, या वो पॉलिटिकल है? देखिए पॉलिटिकल तो कुछ दिख नहीं रहा, पर्सनल मतलब एम्प्लॉइज़ के लिए वो भी ऐसा नहीं दिख रहा, और सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लिए नहीं। तो यहाँ तो ओवरऑल का है, इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर, सब की बात की जा रही है, तो आंसर होना चाहिए ए। चेक करते हैं, एंड यस द आंसर इज ए, ऑर्गेनाइजेशन गोल। और देखते हैं क्या यही बात NCERT में है। एंड यस बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मेंशन है, और साफ साफ लिखा है कि इट हैज़ टू अचीव अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स in all areas considering the interests of all stakeholders including shareholders, employees, customers। तो पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ से लिया गया, तो आंसर हमारा क्या है? ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैनेजमेंट पढ़ाते हुए हम बताते हैं आपको। तो क्या यहाँ पर हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, क्या एफिशिएंसी की बात करते हैं, या बोथ, या नन? अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट की बात आ गई सी,
और जहाँ पर सी है वो हमारा एक एफिशिएंसी की बात कर रहा है। आप कहेंगे सर यहाँ भी सी है, बट यहाँ पे हम टाइम को देखते हैं, टी पे फोकस करते हैं, इफेक्टिवनेस में, टाइम बाउंड, जहाँ पे टाइम पे को हमारा काम खत्म हो। यहाँ पे बात करते हैं कम लागत में हो, तो कॉस्ट बेनिफिट हम हमेशा कहाँ देखते हैं, एफिशिएंसी के अंदर। तो आंसर शुड बी बी। एंड देखते हैं क्या आंसर बी है। येस, द आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। मिस्टर कुणाल हु वॉज एन एम्प्लॉय इन द आयुर लिमिटेड was able to produce the goods in time but at a higher cost। आयुर एक बहुत अच्छी कंपनी, क्रीम वगैरह बनाती है, ठीक है ना, हर्बल प्रोडक्ट्स। तो जो बताइए मिस्टर जो कुणाल हैं वो गुड्स तो प्रोड्यूस कर दिया टाइम पे बट हायर कॉस्ट पे। तो टी से टाइम यानी इफेक्टिव तो है, टी का टाइम इफेक्टिव है, बट सी का कॉस्ट हायर कॉस्ट है, तो वो एफिशिएंट नहीं है। तो इन चारों में से क्या वो इफेक्टिव ओनली है, क्या एफिशिएंट ओनली है, या इफेक्टिव बट इनएफिशिएंट है, या नीदर इफेक्टिव नॉर एफिशिएंट है। तो आप कहेंगे सर क्योंकि उसने काम टाइम पे ख़त्म कर लिया, इफेक्टिव तो है, बट क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट पे किया, ज़्यादा लागत में किया, उसने वो इनएफिशिएंट है। तो आंसर शुड बी सी। चेक करते हैं, येस द राइट आंसर इज सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मिस्टर गुप्ता द ओनर ऑफ गुप्ता गारमेंट्स गॉट अ होलसेल ऑर्डर ऑफ 1000 जीन्स। ही कंप्लीटेड द प्रोडक्शन विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा बोनस बट कुड नॉट डिलीवर द जीन्स टाइमली। यानी टाइम पे नहीं दे पाया, उसने एक्स्ट्रा बोनस नहीं दिया, यानी कॉस्ट को कंट्रोल में करा, बट वो होलसेलर को टाइम पे नहीं दे पाया, उसका ऑर्डर कैंसिल हो गया। बताइए गुप्ता जी क्या है, इफेक्टिव बट इनएफिशिएंट ऑप्शन ए, या मिस्टर गुप्ता इज एफिशिएंट है बट नॉट इफेक्टिव। मिस्टर गुप्ता नीदर इफेक्टिव नॉर एफिशिएंट, यानी बिल्कुल ही उसने ध्यान नहीं रखा ना टाइम का ना कॉस्ट का। मिस्टर गुप्ता इज बहुत इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। बताइए क्या है आपका राइट आंसर। सोचिए, पॉज कीजिए, लिखिए, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सोच लिया, आंसर लिख दीजिए क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहला, सबसे पहले यहाँ पर उसने कॉस्ट का ध्यान रखा, यानी विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो एफिशिएंट तो है। तो कहाँ कहाँ है एफिशिएंट, ये एफिशिएंट है और एफिशिएंट यहाँ है, बी और डी। तो बी और डी में से एक आंसर होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ए में इनएफिशिएंट है और यहाँ भी सी में, तो दो ऑप्शन तो कट गए, बी और डी में से देखेंगे। अब देखते हैं क्या उसने टाइम पे दिया, आंसर है टाइम पे नहीं दिया, तो वो इफेक्टिव नहीं है। अब कहाँ पे लिखा है इनएफेक्टिव है, तो यहाँ तो कहा है एफिशिएंट है और यहाँ है नॉट इफेक्टिव। यहाँ पे कह रहा है नीदर इफेक्टिव नॉर एफिशिएंट, तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे इफेक्टिव है एज वेल एज ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर लग रहा है बी, क्योंकि यहाँ लिखा गया है वो एफिशिएंट है, कॉस्ट बचा ली बट टाइम पे नहीं दिया, इसलिए इफेक्टिव नहीं। आंसर शुड बी बी। क्या आपका आंसर मेरा मैच कर रहा है, या वाह क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। It is generally seen that individuals in an organization resist change as it often means moving from familiar, secure environment to a newer and more challenging one. Which point of importance of management has been discussed? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार हम आपसे पूछते हैं क्लासरूम के अंदर भी ये, कि ये बताइए कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस कही गई है, क्या वो मैनेजमेंट हेल्प करता है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, क्या मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने में, या हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, या वो क्रिएट करता है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है क्या, रेसिस्ट चेंज। अब रेसिस्ट चेंज कहाँ होगा, जहाँ पे आपका एनवायरनमेंट कैसा होगा वो सोच लीजिए, उसके हिसाब से आंसर दीजिए। तो कहेंगे सर, आप कहेंगे सर आंसर तो आपने बता ही दिया, तो आंसर सोच के पॉज करके लिखिए, फिर मैं आपका आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, सिक्योर इन्वायरमेंट में होते हैं लोग, है ना, नए इन्वायरमेंट में जाने से घबराते हैं। तो यहाँ पे कौन सी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस हो रही है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि मैनेजमेंट डायनामिक होती है। यहाँ पर ये सिखाया जाता है कि हर ऐसे सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं करना, बिकॉज आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है, उसी हिसाब से आपने प्लान ऑलरेडी बना रखे हैं। तो आंसर शुड बी डी। चेक करते हैं, येस द आंसर इज डी, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं एनसीईआरटी की तरफ, देखते हैं पेज 11 पे क्या ऐसा कुछ लिखा गया है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ताकि आपको क्लैरिटी होगी और अपनी बुक में मार्क कर लीजिएगा। बोर्ड की तैयारी आपकी शुरू हो चुकी है, बहुत ही मस्त तरीके से समझा भी रहे हैं, एसेस भी कर रहे हैं और इवैल्यूएट भी कर रहे हैं आपकी नॉलेज को। देखते हैं एनसीईआरटी पेज 11। एंड बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर आंसर डायनेमिक ही होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो पैराग्राफ हमने लिया वो यहीं से लिया था, और आप जानते हैं एनसीईआरटी की लाइनें जो है वो तो भैया भ्रम वाक्य है, आप उसको नहीं जुटला सकते। तो यहाँ पर लिखा है कि डायनेमिक क्यों है, बिकॉज इट इज जनरली सी दैट इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशन रेसिस्ट चेंज, यानी वो चेंज को अवरोधक यानी बाधा लाते हैं, वो चेंज के लिए हैप्पी नहीं होते। आपको याद है जब कंप्यूटर्स आए थे, तो जब राजीव गांधी जी लेके आए थे, कितना हुआ हुआ था, अरे यार ये तो जॉब खा जाएगा, लोगों की जॉब निकल जाएगी। तो वहाँ भी चेंज, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है ना भाई, एम्प्लॉय पहले इसको क्या करते हैं, रोका टोकी करते हैं। तो इट इज़ ऑफन मीन्स मूविंग फ्रॉम अ फेमिलियर, क्योंकि आप पुराने जो माहौल से बहुत फेमिलियर है। आपको याद होगा बैंकिंग के अंदर भी कितना हुआ था कि यार कंप्यूटर्स आ रहे हैं, बैंकिंग में लोगों की जॉब चली जाएगी, बट आज ऐसा कुछ भी नहीं, उल्टा और जॉब मिल रही है। सिक्योर एनवायरनमेंट से आप नए में आते हैं तो अनकंफर्टेबल होता है, बिकॉज जब भी आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो आपको तकलीफ होती है। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को, कि वो इसको अडेप्ट कर लें। तो ये दो वर्ड हैं, पहला वर्ड रेसिस्ट याद करना,
जब आंसर लिखेंगे कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरा अडेप्ट करना सिखाता है टू दीज चेंजेस सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन द कॉम्पिटिटिव एज, बाकी के जो कॉम्पिटिशन से वो उभर के आ जाए और इसमें ट्रैप ना हो। तो बहुत बढ़िया आंसर है और नोट कर लीजिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगेन ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है जो हम आपसे पूछते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो इस इमेज को देख के बताइएगा, लुक एट द इमेज एंड हाईलाइट द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। आपको बताना है क्या फीचर डिपेक्ट कर रही है, क्या ये कह रही है गोल ओरिएंटेड है, कई लोगों को लगेगा, कई लोग परवेसिव, क्या ये हर जगह एप्लीकेबल है, क्या ये डायनेमिक है, क्या ये ग्रुप एक्टिविटी, बताइए क्या है। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट आंसर विच इज़ कमिंग इन योर माइंड, देखने के बाद क्या आपको आंसर लग रहा है। तो देखिए ये जो पजल सॉल्व कर रहे हैं ये सब मिलके सॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है आपके दिमाग में आए कि पजल सॉल्व होना इज़ अ गोल, उनका गोल एंड रिजल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे टीम एफर्ट की बात हो रही है, ग्रुप है, क्योंकि अगर ये सब मिलके नहीं काम करेंगे तो अकेला आदमी इतने बड़े पजल को कैसे सॉल्व करेगा। तो क्या है आपका आंसर, क्या परवेसिव डायनेमिक गोल, और लिखिए चैट बॉक्स में और देखते हैं क्या है हमारा आंसर। मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए डी, और चेक करते हैं आंसर। यस इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। तो पहले भी आया था ग्रुप, यहाँ भी ग्रुप आ गया और यहाँ मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने ये वाले क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, मैकडोनल्ड्स, ये तो आपका एनसीईआरटी का सेम लाइन मैंने लिया है। मैकडोनल्ड्स इंट्रोड्यूस मैक आलू टिक्की बर्गर टू सर्वाइव इन इंडियन मार्केट, विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब। एकदम से आंसर आप दोगे, एकदम से आंसर मुझे पता है। क्या वो ग्रुप एक्टिविटी है, क्या वो डायनेमिक है, क्या मल्टी डायमेंशन या कंटिन्यूस प्रोसेस। तो कहेंगे सर अभी अभी आपने बताया था कि अडैप्ट करना, जो भी चेंजेस आएंगे उसको अडैप्ट करना ये मैनेजमेंट सिखाती है। तो मैनेजमेंट क्या है यहाँ पे, डायनेमिक फंक्शन। आंसर शुड बी बी, एंड येस द आंसर इज बी, डायनेमिक फंक्शन। और देखते हैं एनसीईआरटी में कहाँ पर ये सेम एग्जांपल मैकडी का लिखा हुआ है, तो आपको अच्छा लगेगा कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, एक एक लाइन बाय लाइन। तो फ्रेंड्स ये देखिए साफ साफ यहाँ पर मैनेजमेंट को कहा गया डायनेमिक फंक्शन है, और ये मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल आपके सामने है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैकडोनल्ड फेल हो गया था ना, इतना सक्सेसफुल नहीं था, तो उसने अपने मेन्यू को ही चेंज कर दिया और जो हमारे इंडियन कस्टमर्स हैं हमारे हिसाब से उसने फिर डिज़ाइन किया। तो राइट आंसर इज व्हाट द मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। तो ये है हमारा 20th क्वेश्चन इस वीडियो का, जो पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन। और अगेन कहना चाहूँगा, अगर ये एफर्ट अच्छा लगा और ये लग रहा है कि यार ये करने के बाद अब मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैसे बिजनेस स्टडीज को सही ढंग से पढ़ना है, तो डू लाइक सब्सक्राइब और देखते हैं क्या है इसका आंसर। लास्ट इसमें अगेन पढ़ लो, पहले मांगा क्या, आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और पेज नंबर 11 एनसीईआरटी से हमने लिया ये क्वेश्चन। द एम ऑफ अ मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस, क्या कहना चाहता है कि यहाँ पर मैनेजर का एम है रिड्यूस करना कॉस्ट को और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंस कहाँ से आती है, क्या वो होती है ग्रुप गोल को अचीव करना, ऑप्शन ए, बी एफिशिएंसी को इंक्रीज करके, बी, सी डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ डायनेमिक की बात तो नहीं आ रही, कोई भी ऐसा नहीं है कि चेंजेस को अडॉप्ट करना है। एंड फोर्थ, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल मतलब पर्सनल, कोई एम्प्लॉय से रिलेटेड, स्टाफ से रिलेटेड, वो भी ऐसा बात नहीं आ रहा। ग्रुप गोल की बात और एफिशिएंसी, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पे एंड रिजल्ट कहीं नहीं मेंशन नहीं है, यहाँ तो बस ये है रिड्यूस कॉस्ट करना, इनपुट आउटपुट। याद है ना, जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसकी बात कर रहा है, और वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहाँ पे करते हैं, हम लोग करते हैं एफिशिएंसी में। तो आंसर इसका होना चाहिए बी। चेक करते हैं, आंसर बी है। येस द राइट आंसर इज बी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब बताइए क्या ये मज़ा आया, ये जो हमने एफर्ट किया आपके साथ 20 क्वेश्चन का मतलब 20 कॉन्सेप्ट्स। और अगर ये एक डायरी बना लेते हैं, कॉपी बना लेते हैं और यहाँ पे आप लिखते हैं और एनसीईआरटी मार्क कर लेते हैं आप हाईलाइटर के साथ, बाप रे बाप, आप तो भाई साहब तबाही मचाने वाले हैं आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर, और टीचर कहेंगे वाह क्या तैयारी है आप। तो ये था चैप्टर 1, आने वाले टाइम में भी ऐसा करते रहेंगे आपके साथ, बट उसके लिए बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट्स ग्रुप पे, डू लाइक सब्सक्राइब, और बहुत जल्दी एक और यूजफुल वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।